अगले रोज ठीक 10 बजे मैं जुहू वाले बंगले से निकला। गाड़ी को मैंने टैक्सी स्टैंड के करीब ही छोड़कर टैक्सी ली और उसे दादर महबूब स्टूडियोज चलने को कहा। कुछ दूर जाकर मैंने पलट कर देखा तो 2 गाड़ियां हमारे ताकुब में आ रही थीं। मुझे महबूब स्टूडियोज के अकब में जयंत के फ्लैट पर जाना था। मैंने टैक्सी स्टूडियो के गेट पर रुकवाई। गेट पर फिल्म आर्टिस्टों को देखने और फिल्म में हीरो हीरोइन बनने के शौकीन जवान लड़कों और लड़कियों का एक हुजूम था। मैं तो चाहता था कि स्टूडियो के चौकीदार या किसी कारकुन से जयंत के मकान की सही लोकेशन का पता करूं, लेकिन ये हीरो हीरोइन बनने के शौकीन लड़के लड़कियां तो बंबई फिल्म इंडस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया निकले। इनमें से बहुत से जयंत के फ्लैट को जानते थे। मुझे वो कोई फिल्म प्रोड्यूसर समझे और एक लड़के ने मुझे फ्लैट तक पहुंचाने की पेशकश की। मैंने उसे टैक्सी में बिठा लिया। थोड़ी ही देर में टैक्सी जयंत के मकान पर जा पहुंची। मैंने ड्राइवर को उस लड़के को स्टूडियो छोड़ने और यहाँ वापस आकर इंतजार करने को कहा। टैक्सी वापस घूमी तो मैं सड़क पर ही खड़ा रहा ताकि मुहाफिज मुझे देख लें। एक गाड़ी आगे बढ़ी और मुझसे 200 कदम दूर जाकर रुक गई। अब मैं दोनों गाड़ियों के दरमियान था। मुहाफिजों को कतई इल्म नहीं था कि मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ। उन्हें सिर्फ मेरी हिफाजत का काम सौंपा गया था। मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लड़के के मुताबिक जयंत का फ्लैट दूसरी मंजिल पर दाएं जानिब तीसरा था। बाद में मालूम हुआ कि दाएं जानिब के 5 फ्लैट जयंत के ही थे। जयंत कोई बहुत कामयाब और पैसे वाला अदाकार न था। ये आला फ्लैट यकीनन यूसुफ पटेल ने जयंत के नाम पर खरीदे होंगे। दूसरी मंजिल पर दाएं तरफ मुड़ते ही 2 मुसल्ला पहरेदारों ने मेरा स्वागत किया। मुझे इल्म था कि रूपोश यूसुफ पटेल से मिलना आसान ना होगा। मैं अपने पिस्टल के अलावा लिफाफे में बंद अपने महकमे के नाम के इनिशियल्स और कोड नंबर लिख लाया था। इससे पहले कि पहरेदार मुझसे कोई सवाल करते, मैंने लिफाफा एक पहरेदार को थमाया और कहा कि ये लिफाफा फौरी तौर पर यूसुफ पटेल को पहुंचा दे। पहरेदार पहले तो हक्का बक्का मुझे देखते रहे, फिर कुछ न समझते हुए एक पहरेदार लिफाफा लेकर आगे वाले फ्लैटों की तरफ चला गया और मैंने उसके स्टूल पर बैठकर सिगरेट सुलगा लिया। यूसुफ पटेल का हुलिया मुझे हाजी मस्तान ने अच्छी तरह समझा दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी पहरेदार के हमरा आया और मुझे कहा, फरमाइए। मैंने कहा, मुझे सिर्फ यूसुफ पटेल से मिलना है और तुम वो नहीं हो। इतना समझ लो कि अगर मुझे फौरी तौर पर यूसुफ से न मिलवाया गया तो इस बिल्डिंग के दोनों अतराफ खड़े हाजी मस्तान के आदमी यहाँ हमला कर देंगे। मेरा ये जबानी हमला इतना अचानक था कि वो तीनों बौखला गए। मैं इसी मौके के इंतजार में था। मैंने फौरी अपना पिस्टल निकालकर आने वाले शख्स की कनपटी से लगा दिया और कहा कि दोनों पहरेदारों को कहो कि अपने हथियार नीचे रख दें और हमारे आगे आगे चलें। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उस आदमी ने बेबसी से पहरेदारों की तरफ देखा। पहरेदारों ने अपनी स्टेन गन्ने फर्श पर रख दी और हमारे आगे चल दिए। उसी हालत में चलते हम एक फ्लैट में दाखिल हुए। शुरू में ड्राइंग रूम था। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो वो खाली था। उस आदमी ने बताया कि यूसुफ सेठ की तबीयत ठीक नहीं और वो उसे बुलाकर लाता है। मैं उसकी चालाकी समझ चुका था। उसे या किसी पहरेदार को जाने की इजाजत देने का मतलब था कि चारों तरफ से मुझ पर गोलियों की बौछार हो जाए। मैंने उसकी कनपटी पर पिस्टल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, हम सब इसी तरह यूसुफ के पास पहुंच जाएंगे। बचाव की कोई दूसरी सूरत न देखते हुए वो आदमी हमें उस ड्राइंग रूम से वापस गैलरी में ले आया और उस फ्लैट से मुल्हिका अगले फ्लैट में ले गया। उस फ्लैट के 2 कमरों से गुजरने के बाद तीसरे कमरे में हम इसी पोजीशन में दाखिल हुए। इस वसी कमरे में कई सोफा सेट, आला कालीन और दीवारों पर पेंटिंग्स आवेजा थी। एक सोफा सेट पर एक दरमियाने कद कामत का काफी हद तक गंजा शख्स बैठा हुआ था। मस्तान के बताए हुए हुलिये से मैंने उसे फौरी पहचान लिया कि यही यूसुफ पटेल है। पहरेदारों के उठे हुए हाथ और अपने आदमी की कनपटी पर मेरे पिस्तौल को देखकर यूसुफ पटेल बौखला कर फौरन उठ खड़ा हुआ। उसके लिए ये सूरत हाल कतई गैर मुतवक्के थी। मैंने कहा, यूसुफ सेठ, आप बैठ जाएं और मेरी बात गौर से सुने। मैंने जो कुछ लिख कर भेजा था, क्या वो आपके पास है? यूसुफ ने खामोशी से लिफाफा और मेरा लिखा हुआ पर्चा मेरे सामने कर दिए। मैंने कहा, इस पर्चे में जो कुछ लिखा है वो 100% दुरुस्त है। मुझे आप तक पहुंचने के लिए ये नागवार जरिया सिर्फ इसलिए इख्तियार करना पड़ा कि आपका ये आदमी मुझसे वो सवालात पूछने लगा था जिनका जवाब मैं सिर्फ आपको ही दे सकता हूँ। मैं ये कहकर यूसुफ पटेल की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों से बैक वक्त यकीनी और बेयकीनी की कैफियतें साफ झलक रही थी। मैंने अपना पिस्टल यूसुफ पटेल के सामने मेज पर रख दिया और कहा, अब ये आप पर मुनहसिर है कि अलहदगी में मेरी बात सुने या मेरे पिस्टल ही से मुझे गोली मार दें। ये कहकर मैं यूसुफ के बराबर पड़े सोफे पर बैठ गया और इत्मीनान से सिगरेट जलाकर पीने लगा।
ये मेरा नफ्सियाती हरबा था जिसमें मैं कामयाब रहा। चंद लम्हे गुमगू की हालत में रहने के बाद यूसुफ पटेल ने अपने आदमी और पहरेदारों को बाहर जाने को कहा। उस आदमी ने यूसुफ पटेल को बताया कि मेरे कहने के मुताबिक मस्तान के मुसल्ला आदमी सड़क पर दोनों तरफ मौजूद हैं। मैंने उसकी बात काटी और कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए आए हैं। हाजी मस्तान को आपके इस ठिकाने का बखूबी इल्म है और उसी ने मुझे इन फ्लैटों का बताया है, लेकिन उसके आदमी इससे बेखबर हैं। मैंने महसूस किया कि यूसुफ पटेल, उसके नुमाइंदे और पहरेदारों की हालत ऐसी थी कि कमांड अब मुझे हाथ में लेनी चाहिए थी। मैंने उसके आदमी और पहरेदारों को कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि यूसुफ सेठ ने तुम्हें कमरे से बाहर जाने को कहा है, और याद रखो कि तुम न तो हाजी मस्तान के आदमियों के सामने जाओगे और न ही कोई ऐसी हरकत करोगे कि उन्हें अपने तहफ्फुज में कुछ करना पड़े। उनको बिल्कुल भूल जाओ और मुझे यूसुफ सेठ से आराम से बात करने दो और हमारे लिए कॉफी और खाने के लिए कुछ भिजवा दो। बिल्कुल रोबोट्स की तरह उन्होंने मेरे कहने पर अमल किया और थोड़ी ही देर में हमारे लिए कॉफी और दीगर लवाजमात आ गए। मैंने यूसुफ पटेल को अपने महकमे दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी और फरार के मुतालिक बताया और कहा कि अपने महकमे की हिदायत के मुताबिक मैं बम्बई में पहले उसे ही ईरानी इमामबाड़े के इलाके में तलाश करता रहा हूँ। तलाश में नाकामी के बाद मैं मजबूरन हाजी मस्तान के पास गया। यूसुफ पटेल को जब मेरी बातों का यकीन हो गया तो उसने कहा कि ये दुरुस्त है कि तुम्हारे महकमे से मेरा ताल्लुक है और मेरी लॉन्चों के ट्रांसमीटर्स ने तुम्हारे महकमे के कराची से भेजे हुए वायरलेस पैगाम भी वसूल किए हैं जिनमें तुम्हारे मुताल्लिक हिदायत दी गई हैं। मैं आजकल मजबूरन अपने ठिकाने पर नहीं जा रहा बल्कि यहीं से अपने काम की निगरानी कर रहा हूँ। अब जबकि तुम मुझ तक पहुँच गए हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने तमाम वसाइल से तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी रूपोशी की वजह सिर्फ हाजी मस्तान से तुम्हारे इख्तलाफात हैं। हालांकि हाजी मस्तान ने तुम्हारे इस ठिकाने का इल्म होने के बावजूद न सिर्फ तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया बल्कि अपने आदमियों को भी इसके मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। अपने धंधों में सिर्फ मैं की बेमानी, बेवुक़्क़त और लाहासिल सोच ने न सिर्फ तुम दोनों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है बल्कि तुम्हारे ही धंधों में मसरूफ उन लोगों को भी सर उठाने का मौका दिया है जो पहले तुम दोनों के सामने ऐसा सोचने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारे इख्तलाफात का सबसे ज्यादा नुकसान उन मुसलमानों को हो रहा है जो तुम दोनों की वजह से बम्बई में खुद को महफूज समझते हैं। तुम दोनों की वो तवानाई और ताकत जिससे यहाँ के गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते थे, अब तुम्हारे आपस के इख्तलाफात और झगड़ों में सर्फ हो रही है। इसी मौजू पर हाजी मस्तान से मेरी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है और उसी की ईमा पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। खुदारा नंबर 1 और नंबर 2 के झगड़े को खत्म करो। तुम दोनों नंबर 1 हो, 2 नंबर 1 यकजा हो जाएं तो 11 बन जाते हैं। इन सतही इख्तलाफात को छोड़ो और अपने असल और अजीम मकसद को पूरा करो। कई घंटों पर मुहित लंबी गुफ्तगू के बाद मैंने यूसुफ पटेल को बिलाखिर इस बात पर रजामंद कर लिया कि कल शाम अपने कारिंदों से अपनी हिफाजत की पूरी तसल्ली करवा कर वो 4:30 बजे हाजी अली के मजार पर पहुंच जाए। हाजी मस्तान को भी ठीक 4:30 बजे वहां लाने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। मेरे मंसूबे के मुताबिक दोनों ने पहरेदारों के बगैर मेरे हमरा रात वहीं गुजारनी थी। मुझे यकीन था कि दोनों के इख्तलाफात को खत्म करने की मेरी ये कोशिश जरूर बारावर साबित होगी। यूसुफ पटेल से पूरी तसल्ली के बाद मैं 5 बजे रुखसत हुआ और सीधा हाजी मस्तान के पास पहुंचा। उसे सारे दिन की कार्रवाई बताई और कहा कि उसकी इजाजत के बगैर ही मैंने दोनों की मुलाकात का ये इंतजाम किया है। हाजी मस्तान ने भी हामी भर ली। दूसरे दिन शाम 4 बजे हम रवाना हुए। हाजी अली के मजार पर पहुंचे तो यूसुफ पटेल भी, जो सड़क पर पहले ही अपने हमराहियों के साथ अपने मोटरों के कारवान में मौजूद था, बिल्कुल अकेला दरगाह पर आ गया। मुझे वहीं पर मालूम हुआ कि हाजी मस्तान ने अलग बैठने के लिए दरगाह के एक जानिब खवातीन और चिल्ला काटने वालों के लिए बने 2 कमरे रात भर के लिए बुक किए हैं और कालीन, गाँव तकिए और खाने पीने का वाफिर सामान अपने तौर पर पहले ही भिजवा दिया है। रात 9 बजे दरगाह से उठकर हम तीनों एक कमरे में गए। मजावरों ने खाना गर्म करके तैयार रखा हुआ था। खाने के बाद हम दूसरे कमरे में चले गए। दोनों में गुफ्तगू का आगाज मेरी मार्फत हुआ। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों डायरेक्ट बातें करने लग गए। मेरे समझने की खातिर दोनों ने सारी गुफ्तगू बजाय गुजराती के उर्दू में की। दोनों ने पहले एक दूसरे की ज्यादतियां बयान की, फिर शिकवे शिकायत शुरू हुए। उसके बाद दोनों के साथियों की तरफ से की गई गलत बातें और इन बातों की सफाई और अपनी लाइल्मी बताई गई और फिर धंधे की बातें शुरू हुई।
मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमात का जिक्र हुआ। मैं इस दौरान सिर्फ कभी कभी दखल अंदाजी करता रहा ताकि दोनों को अपने दिलों का गुबार निकालने का पूरा मौका मिल जाए। गर्जे के सुबह होने तक दोनों में अपने धंधों के लिए इलाकों की तकसीम पर बाइज़्ज़त समझौता हुआ और एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी न करने के अहद व पैमान हुए। दोनों ने एक दूसरे को दी गई मालूमात की रोशनी में अपने अपने ग्रोहों के उन लोगों को जो या तो गद्दार साबित हुए थे और या दोनों के इख्तलाफात को हवा देते थे खत्म करने का फैसला किया। सुबह जब हम दरगाह से बाहर निकले तो हमारी पोजीशन ये थी कि रात भर के रत जगे की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं दरमियान में था और मेरे एक तरफ हाजी मस्तान और दूसरी तरफ यूसुफ था। हम सड़क के करीब पहुंचे तो दोनों के दर्जनों मुहाफिज और कारिंदे फटी आंखों से उन दोनों को इस तरह बाहम शीरो शक्कर बातें करते और हंसते देख रहे थे। सड़क पर अपने साथियों और मुहाफिजों को दिखाने के लिए दोनों बगलगीर हुए। यूसुफ पटेल ने अगली रात के खाने पर मुझे उन्हीं फ्लैटों में दावत दी। बारी बारी दोनों ने मुझसे मुआनिका किया और अपनी गाड़ियों के कारवान में अपने अपने ठिकानों को रवाना हो गए। मेरी गाड़ी भी मेरे चारों मुहाफिजों के साथ एक जानिब खड़ी थी जिसमें हम जुहू के बंगले की तरफ चल दिए। मैं अपने इस कल्बी इत्मीनान से लुत्फानंदोज हो रहा था जो मुझे बंबई के इन दो अजीम मुसलमानों के सरपरस्तों को यकजा करने से हासिल हुआ था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल की सुलह सफाई होने से दोनों को क्या फायदा पहुंचा और बंबई के मुसलमानों का कितना भला हुआ, इसके बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे जो फायदा हुआ वो ये था कि अब बजाय 4 मुहाफिजों के मेरे लिए 6 मुहाफिज और 2 गाड़ियां मखसूस कर दी गई थी। दूसरी गाड़ी और 2 नए मुहाफिज यूसुफ पटेल की इनायत थे। इन मुहाफिजों के जिलों में अब मैं बंबई के उन इलाकों में भी बिला खटके जा सकता था जो हिंदुओं के गढ़ थे। बंबई बहुत बड़ा और कॉस्मोपॉलिटन यानी बैनुल अक़वामी शहर है, लेकिन एक सयाह के देखने के लिए बहुत कम मकामात हैं। शहर बजाते खुद लोहे और सीमेंट का जंगल है। बहैसियत पाकिस्तानी के मेरे लिए बंबई की फिल्म नगरी और उसके बासी सबसे ज्यादा पुरकशिश थे। मस्तान और पटेल ने स्टूडियोज और मेरे पसंदीदा फनकारों से मेरे लिए वक्त ले लिए थे। सुरैया और निम्मी से मैं पहले ही मिल चुका था। अब दिलीप कुमार, नरगिस और सुनील दत्त से मिलने का प्रोग्राम तय किया। दिलीप कुमार की रिहाइश पहाड़ी के 2 हमवार तख्तों पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक बड़े बंगले 21 पाली हिल में थी। सुपहर 4 बजे मुलाकात का वक्त था। कोठी के बड़े दरवाजे पर मौजूद दरबान ने इंटरकॉम पर मेरी आमद की इत्तला दी। चंद मिनटों में ही दिलीप कुमार का छोटा भाई मुझे लेने के लिए आ गया। दोनों गाड़ियां भी गेट के अंदर बंगले को जाने वाली गुजरगाह पर पार्क की गईं और मैं दिलीप के भाई के साथ ड्राइंग रूम में पहुंच गया। ड्राइंग रूम की सादगी और नफासत उस अजीम फनकार के ज़ौक़ का मजहर थी। मुझे वहां चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि ऊपरी मंजिल से ड्राइंग रूम में उतरती सीढ़ियों पर दिलीप कुमार नजर आए। वो सफेद पैंट, कमीज और पाँव में चप्पल पहने हुए थे। मुझे ऐसी बेतकल्लुफी से मिले जैसे बरसों की शनासाई हो। बहुत ही सादा तबीयत और दुनिया के तमाम उलूम में गहराई तक दस्तरस रखने वाला ये फनकार मेरे साथ चंद ही मिनटों में बेतकल्लुफ हो गया। कॉफी के साथ ढेर सारे लवाजमात थे। मेरे बताने पर कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो साइंस के अजूबात का कायल हूँ। आप खुद ही देखिए कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं, लेकिन आपने बरतानिया की रिवायती तहजीब नहीं अपनाई। आपकी जगह कोई अंग्रेज होता तो 3 पीस इवनिंग सूट में मलबूस होता। आपको देखकर ये महसूस ही नहीं होता कि आप ब्रिटिश हैं या आपने कभी बरतानिया देखा भी है। उसकी जुबानी बात और मुस्कुराहट से जाहिर था कि हाजी मस्तान ने शायद उसे मेरी असलियत बता दी है। मैं उसे समझने की कोशिश में ही था कि दिलीप कुमार ने मुझ पर दूसरा हमला किया। मेरे सारे दोस्त मुझे यूसुफ लाला कहते हैं। आप भी मुझे इसी नाम से मुखातिब कर सकते हैं। पाकिस्तानी मेहमानों के लिए तो मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये कहकर यूसुफ लाला हंसने लगा। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये अजीम फनकार अंदरूनी तौर पर एक ऐसा बच्चा है जो किसी की चोरी पकड़कर और बेजरर तौर पर उसे जाहिर करके खुश होता है। हम तकरीबन 1.5 घंटा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। यूसुफ लाला ने मुझे कई लतीफे सुनाए। हर लतीफा सुनाने के बाद वो दाद तलब निगाहों से मुझे देखता। अब बदला लेने की मेरी बारी थी। हर लतीफा सुनने के बाद मैं कहता, सुना हुआ है। मेरे 2-3 बार सुना हुआ कहने पर यूसुफ लाला को एहसास हुआ कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, फौरी ही बदला ले रहे हो? मैंने कहा, यूसुफ लाला, मजा तो इसी में है कि हाथ के हाथ जवाब मिले। इस तमाम हंसी मजाक और गुफ्तगू के दौरान मैंने उस अजीम फनकार की आंखों में छुपा हुआ दर्द महसूस किया। ये दर्द उसके बे औलाद होने का था। उसकी बेशुमार दौलत और बेमिसाल शोहरत का कोई हकीकी वारिस नहीं था।
भाई बहनों की एक फौज थी जिसे वो फराख दिली से पाल रहा था। वो भी नहीं चाहते थे कि दिलीप की कोई औलाद हो जो उन्हें अपने मुतवक्के विरसे से महरूम कर दे। चलते वक्त मैंने कहा कि यूसुफ लाला, मैं दिल की गहराइयों से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे। दिलीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए सरगोशी में कहा, ये दुआ न मांगना। औलाद न होने का दुख तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन औलाद के कत्ल हो जाने का दुख बर्दाश्त न कर सकूंगा। उसने एक फिक्रे में इंतहाई करीबी खूनी रिश्तेदारों के अज़ाइम और अपनी मजबूरी और बेबसी का पूरा इजहार कर दिया था। दिलीप कुमार से रुखसत होकर हम नंबर 22 पाली हिल पहुंचे। ये कमाल अमरोहवी की रिहाइशगाह थी। कमाल ने महल और पाकीज़ा जैसी फिल्में बनाई हैं। वो घर पर मौजूद न था। वहां से हम उसी पाली हिल पर बने नरगिस और सुनील दत्त के बंगले पर गए। उनसे मिलने के वक्त में अभी 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन दोनों ने बड़ी अपनायत और गर्मजोशी से मुझे खुशामदीद कहा। ये दोनों फनकार शोहरत की बुलंदियों पर थे। नरगिस ने मदर इंडिया के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था और मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर कर रही थी। उसने कहा कि मदर इंडिया में उसके लाजवाल किरदार से उसका जो इमेज बन गया है उसे वो खोना नहीं चाहती, इसीलिए उसने दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की ऑफर्स ठुकरा दी। फिर वो हंसते हुए सुनील दत्त की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, दत्त मदर इंडिया में तो मेरा नालायक बेटा था, लेकिन अब बहुत ही फर्माबरदार शौहर है। उन्हें मेरे मुताल्लिक यही इल्म था कि मैं बरतानवी नेशनल और हाजी मस्तान का दोस्त हूँ। अगरचे रात का खाना प्रोग्राम में शामिल न था, लेकिन उन्होंने बजोर मुझे खाने में शरीक किया। कोठी के शुरू में ही बाएं जानिब कमरों की एक लाइन में सुनील दत्त के फिल्मी दफातर वगैरह थे। मेरे मुहाफिजों को भी इन कमरों में निहायत उम्दा खाना भिजवाया गया। खाने के एक ही मेज पर सुनील दत्त के लिए वेजिटेरियन और नरगिस और मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन खाने चुने हुए थे। बकौल उनके दोनों में कभी भी मजहबी तकरार नहीं हुई थी। औलाद के मुताल्लिक भी उन्होंने फैसला किया था कि वो इस्लाम या हिंदू मत जिस मजहब को भी अपनाना चाहें उन्हें खुली इजाजत होगी। पाकिस्तान में नरगिस के इंतकाल के वक्त मैंने पढ़ा कि उसे इस्लामी तरीके से दफनाया गया है। चंद रोज बाद मेरा एलिफेंटा जजीरे पर जाने का प्रोग्राम था। ये जजीरा बंबई से तकरीबन 10 मील के फासले पर खुले समंदर में वाक़ है। यहाँ जाने के लिए लॉन्चें गेटवे ऑफ इंडिया से चलती हैं। साहिल समंदर पर बनी अंग्रेजी दौरे हुकूमत की ये यादगार बर्रे सगीर पर उनकी हुक्मरानी और बजोरे शमशीर हुकूमत करने की दास्तान बयान करती है। गेटवे ऑफ इंडिया को देखकर मुझे 1950 के अशरे की याद आई। मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। रावलपिंडी सदर में माल रोड और GHQ से आने वाली सड़क के चौराहे पर फ्लैशमैन्स होटल के बिल्कुल करीब लॉर्ड कर्जन का मुजस्मा नस्ब था। बर्रे सगीर में बरतानवी हुकूमत का ये नुमाइंदा बर्रे सगीर के महकूम अवाम पर अपने जुल्म सितम और फिरौनियत के लिए मशहूर था। उस मुजस्मे में उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कलम था और मुजस्मे पर ये अल्फाज कंदा थे, वी विल रूल यू बाय सोर्ड एंड पेन। इस मुजस्मे पर कंदा ये अल्फाज दूसरी जंग अजीम के आगाज तक बर्रे सगीर के अवाम को ये बावर करवाते रहे कि तुम हमारे गुलाम हो और हम अपनी ताकत के बलबूते पर तुम पर हुकूमत करेंगे। दूसरी जंग अजीम के आगाज में बरतानिया को हिंदुस्तानी सिपाहियों की अशद जरूरत पड़ी। बरतानवी साम्राज्य में इंडियन आर्मी का 80% हिस्सा अटक, कैम्बलपुर, मियावाली, सरगोधा और जेहलम के अजला से लिया गया था। दबे दबे मुसलसल एहतजाज और मसलहत कोशी की बिना पर अंग्रेजों ने मुजस्मा तो न हटाया, लेकिन कंदा अल्फाज में रूल की जगह सर्व लिख दिया। अब मतलब यूं हो गया कि हम तलवार और कलम से तुम्हारी खिदमत करेंगे। अंग्रेजों ने पत्थर बदलने की भी जहमत गवारा न की। रूल के अल्फाज में सीमेंट भरकर उस जगह सर्व लिख दिया। ताज्जुब तो यह है कि आजादी मिलने के बाद भी 10 साल से ज्यादा अरसा ये मुजस्मा वहीं इस्तादा अपने साबिका महकूमों का मुंह चिढ़ाता रहा और किसी भी साहिब इख्तियार ने उसे हटाने की तरफ तवज्जो न दी। 1959 में यह मुजस्मा सड़क के चौक से हटाकर अजायब घर में रख दिया गया। बिल्कुल यही सूरत हाल गेट वे ऑफ इंडिया की थी। यूसुफ पटेल की भेजी हुई लॉन्च में हम एलिफेंटा की तरफ रवाना हुए। हमारी लॉन्च इंडियन नेवी की बर्थों के बिल्कुल करीब से गुजरी। यूसुफ पटेल ने एक दूरबीन भी मेरे लिए भिजवा दी। मैंने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इंडियन नेवी के 2 फ्रिगेट जहाजों के पीछे उस वक्त भारत के वाहिद तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को देखा। जहाज पर उस वक्त 5 या 6 हैरियर हवाई जहाज मौजूद थे। बाकी जहाज यकीनन निचली डेक पर होंगे। इस तैयारा बरदार जहाज का मुकम्मल नक्शा मेरे जहन में था। दौरान तरबियत इस जहाज के एक हिस्से के मुताल्लिक हमें तफसीलन बताया गया था। मैं इस जहाज के असलहा खाने, पेट्रोल टैंक्स, निचली डेक जहां जंगी हवाई जहाजों का रैंप
और हैंगर की 100% निशानदही कर सकता था। अगर मेरे पास वसाइल या कम से कम 1 या 2 जांबाज गोताखोर, ऑक्सीजन टैंक्स और मकनातीसी बारूदी सुरंगें होती तो इस जहाज और इसके साथ खड़े फ्रिगेट जहाजों को तबाह करना कुछ मुश्किल न था। मैंने बाद में हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से इस बारे में गुफ्तगू भी की। वो मतलूबा सारा सामान मुहैया कर सकते थे, लेकिन जांबाज गोताखोर मिलने नामुमकिन थे। उनके अपने कारिंदों में माहिर तैराक और गोताखोर थे, लेकिन उनकी पैराकी और गोताखोरी सिर्फ दौलत और सोने के हुसूल के लिए मखसूस थी। मुल्क मिल्लत की उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। मैंने बहरहाल हिम्मत नहीं हारी और इस मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगा। हाजी मस्तान ने बताया कि गोवा में साबिका पुर्तगीजी हुकूमत के हामी और भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बहुत से लोग मौजूद हैं और उनमें अच्छे गोताखोर भी हैं, जो अगरचे स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, लेकिन उन्हें इस काम के लिए आमादा करना आसान है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने बाहमी मशवरे से अपने मोतमिद साथी गोवा भेजे। काफी छानबीन के बाद वो 3 गोताखोरों को अपने हमरा बम्बई लाए। हमने ये फैसला किया कि इन गोताखोरों को फौरी ही अपना असल टारगेट नहीं बताएंगे, बल्कि इन्हें छोटे छोटे टारगेट देकर इनका इम्तिहान लेंगे। हाजी मस्तान का कहना था कि ये जहाज तो यहाँ मौजूद ही हैं, हमें पहले इन गोताखोरों की अहलियत और खुलूस को अच्छी तरह परखना चाहिए। जब हमें पूरे तौर पर इत्मीनान हो जाए तभी उन्हें असल टारगेट बताया जाए, वरना बेफायदा राज अफशा होने पर इन जहाजों की सिक्योरिटी में 2 चंद इजाफा हो जाएगा। अभी हम किसी फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंचे थे कि मेरे नेपाल जाने के अहकामात आ गए और ये मिशन अधूरा छोड़कर मैं मुकम्मल प्लान लिए नेपाल चला गया। एलिफेंटा जजीरे पर पहुंचने में 1 घंटे से जायद सर्फ हुआ। ये जजीरा 4 मील के कतर में फैला हुआ है। बेशुमार दरख्तों और हजारों बंदरों से आबाद ये जजीरा आजकल एक पिकनिक स्पॉट है। उस जजीरे पर बुलंद चट्टानों, गहरे गारों और खाइयों में चट्टानों को तराश तराश कर रिहायशी कमरे, बड़े हॉल, पानी के हौज, सीढ़ियां और रस्ते बनाए गए हैं। हिंदुओं की मजहबी किताबों के मुताबिक महाभारत की जंग से पहले पांडव अपने साथियों और हामियों के हमरा इस जजीरे में आए और चट्टानों की ये तराश खराश उन्होंने ही की थी और यहीं पर वो कोरुओं से जंग से पहले जंगी तैयारियों में मसरूफ रहे। मैंने वहाँ 2 गारें देखी जिनके मुंह खारदार तारों से बंद थे। उनके मुतालिक बताया गया कि ये सुरंगें समंदर की तह के नीचे से होती हुई कल्याण के नजदीक, जो बंबई से 80 मील दूर है, सतह जमीन पर खत्म होती हैं। इन सुरंगों की हकीकत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन मेरे ख्याल में चट्टानों में हॉल और कमरे बनाने में कम से कम 40-50 साल सर्फ हुए होंगे। बिला मकसद उन्हें बनाने की भी कोई वजह दिखाई नहीं देती। बंबई की बहुत सारी फैमिलीज पिकनिक मनाने इस जजीरे पर आई हुई थी। यहाँ पर बंदरों की इतनी बहुतात थी कि अल्लाह की पनाह। बंदर इतने निडर थे कि चारों तरफ बैठे लोगों के दरमियान धरे खाने को बिला खौफ उठा लेते और दरख्तों पर चढ़कर वो खाना खाते और लोगों का मुंह चिढ़ाते। हमारे सामने एक आदमी ने जिद होकर एक बंदर को पत्थर मारा। पत्थर न तो बंदर को लगा और न किसी इंसान को, लेकिन बंदर को पत्थर मारते हुए उस आदमी को कई लोगों ने देखा। 20 लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे हनुमान जी की हत्या करने पर कोसने लगे। उस आदमी ने गलती से बता दिया कि वो मुसलमान है। बस फिर क्या था, उसे हिंदुओं के धर्म पर मुसलमानों का डायरेक्ट हमला समझा गया और बहुत सारे हिंदू उस मुसलमान को पीटने लगे। उसकी बीवी और 2 बच्चे सहमे हुए हिंदुओं की मिन्नत समाजत कर रहे थे, लेकिन हिंदू अपनी फितरत से मजबूर अकेले मुसलमान को देखकर आपे में समा न रहे थे। मुझसे ये बर्दाश्त न हो सका। मैंने अपना पिस्टल निकालकर एक हवाई फायर किया। मेरे 6 मुहाफिजों ने भी फौरन अपने रिवॉल्वर और पिस्टल निकाल लिए और 2-3 हवाई फायर किए। इन फायरों ने हिंदुओं के ब्लड प्रेशर को इतना लो कर दिया था कि जिसका हाथ जहां था वहीं रुक गया और वो इस पिकनिक स्पॉट से यूं गायब हो गए कि उस मुसलमान फैमिली और हमारे सिवा वहाँ कोई इंसान दिखाई न दिया। हिंदुओं के बहादुर देवता हनुमान जी भी वहाँ से यूं खिसके कि सिर्फ दूर से उनकी चीखें ही सुनाई देती रही। हिंदुस्तानी हुकूमत खुद अपने हनुमान जी को सर्जरी की अमली तालीम और तजुर्बों की भेंट चढ़ाने के लिए लाखों की तादाद में मगरबी ममालिक को बरामद करके डॉलर कमाती है, लेकिन किसी हिंदू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और अगर एक मुसलमान हनुमान जी की हरकतों से तंग आकर उसे महज डराने के लिए कंकर उठाकर फेंके और वो कंकर हनुमान जी को लगे भी ना, फिर भी उसे हिंदू धर्म पर एक मलिच मुसले का डायरेक्ट हमला समझकर हिंदू मुस्लिम फसाद की फजा पैदा कर दी जाती है। हम उस मुसलमान फैमिली को अपने हमरा अपनी लॉन्च में बंबई ले आए। मैं गया तो एलिफेंटा के जजीरे की सैर को था, लेकिन वापसी पर मैं सोच रहा था कि हिंदू चाहे भारत का हो या बांग्लादेश का, श्रीलंका का हो या किसी और मुल्क का, सब मुसलमानों से अजली नफरत करते हैं और मौका मिलने पर उन्हें हर तरह से नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।